अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स 101 का लेक्चर नंबर 31 और 32 को डिस्कस करेंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 31 है जो कि है लाइट के बारे में। लाइट आपको पता है कि हमारी पूरी वर्ल्ड जो है, कायनात जो है वो लाइट की वजह से ही रोशन है। ठीक है, हम इसको यूज़ करते हैं। तो हमने इस टॉपिक में ये देखना है कि लाइट को जो है वो आखिर ट्रैवल कैसे करती है, लाइट ट्रैवल करते हुए लाइट की स्पीड कितनी होती है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड है। अब ये तो हमारे पास एक जनरल सी आ गई है कि ये स्पीड ऑफ लाइट हमें बता दी गई है। आखिर ये स्पीड ऑफ लाइट आई कैसे, तो हमने ये चीज़ इसमें स्टडी करना है। देखिए, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रोमियर। ठीक है, वो एक एस्ट्रोनॉमर था यानी खलाबाज था। उसने जो है वो 16th सेंचुरी में एक मुशाहिदा किया था 1675 में कि एक जो है वो जुपिटर सियारा है जो कि उसको आई नोट का नाम दिया गया। उस पर जो है वो एक जो हम जिसको चांद ग्रहण कहते हैं, ठीक है, जुपिटर पर जो है वो चांद ग्रहण लगा हुआ था। उसने जो है वो ज़मीन से खड़े होकर उसकी पैमाइश की। ज़मीन का एक हिस्से से उसने किया, उसको ए का नाम दिया, और ज़मीन के दूसरे हिस्से से जो उसने पैमाइश की उसको सी का नाम दिया। यानी एक हिस्से इतना डिस्टेंस ए और ये हमारे पास सी। ए और सी जो है वो ज़मीन के ही पार्ट है जहाँ से उसने खड़े होकर जो है वो उसकी चांद ग्रहण की मेजरमेंट की। यहाँ क्योंकि उसने स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करना था। वैसे तो स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, इस वजह से उसने जो है वो ये तरीका यूज़ किया। अब जब उसने ए पॉइंट पर खड़े होकर ज़मीन के उसको इतने डिस्टेंस से उसको मेजर करना चाहा तो उसकी स्पीड जो है वो कम थी एज़ कम्पेयर टू सी। फिर उसने सी पॉइंट पर जब खड़े होकर जुपिटर की जो है वो चांद ग्रहण जो लगा हुआ था उसकी मेजर करना चाहे तो सी पॉइंट पर 17 मिनट जो है वो लेट थे, या 16.6 मिनट्स। देखिए, पॉइंट ए पे और पॉइंट सी पे रख के डिफरेंट मेजरमेंट आई हैं, यानी टाइम का डिफरेंस था ना जो कि 16.6 मिनट है। तो उसने क्या किया कि डिस्टेंस को जो है वो टाइम पे डिवाइड कर दिया। और आपको पता है कि जब हम डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करते हैं हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है, ऐसा ही है। और वेलोसिटी जो है उसने सी का नाम वेलोसिटी को इसलिए दिया है जब उसने टाइम जो कि 16.6 है और डिस्टेंस जो है वो 299 समथिंग है, उसने इसको इसके साथ डिवाइड किया तो 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड आ गया। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होता होगा कि वेलोसिटी को तो वी से रिप्रेजेंट किया गया है लेकिन स्पीड ऑफ लाइट को सी से क्यों? क्योंकि पॉइंट सी पर उसने ज़मीन के दूसरे हिस्से से जो पैमाइश की थी उसको सी का नाम दिया था, क्योंकि पॉइंट सी पे रख के उसने इतना डिस्टेंस जितना सी पॉइंट से है जुपिटर का उसको मेजर किया था, इस वजह से इसको सी का नाम दिया गया है। अब 10⁸ का मतलब है कि इसके साथ 8 जीरो हैं। आपको पता है कि अरब खरब यानी बहुत ज़्यादा इसकी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो इस वजह से इसके जो थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आपको लिख के दिखाया गया है, तो आपकी एमसीक्यूज़ में लाजमी आता है, आपने इसको अच्छे से करना है। सेकंड पॉइंट में लाइट की जो है करैक्टरिस्टिक्स बयान की गई है। लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था क्या होती है। देखिए, लाइट जो है वो वेव्स की सूरत में ट्रैवल करती है। वेव की कुछ लेंथ भी होती है, अगर लेंथ होगी तो वेव लेंथ भी होगी, और वेव लेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या होगा कि अगर वेवलेंथ जो है वो डिफरेंट है तो फ्रिक्वेंसी भी डिफरेंट होगी, क्योंकि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है स्पीड ऑफ लाइट से। तो हम कह सकते हैं कि सी इज इक्वल टू लैम्डा वी। ठीक है, और यहाँ पे आपको डायग्राम बनाकर दिखाई गई है। देखिए, मैंने अभी कहा कि लाइट जो है वो इसकी डिफरेंट वेवलेंथ होती है। अगर वेवलेंथ डिफरेंट होगी तो उसकी फ्रिक्वेंसी भी डिफरेंट होगी, और फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होगी तो लाइट जो है वो डिफरेंट रेडिएशन खारिज करेगी, यानी डिफरेंट स्पेक्ट्रम में से गुजरेगी। जब स्पेक्ट्रम डिफरेंट होंगे तो उसकी रेडिएशन भी डिफरेंट होगी, जिससे आपको कलरफुल नज़र आएगी लाइट। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट था। अक्सर ऐसा भी होता है कि हम वाइट लाइट को देख रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं कि ये जो है ना वो 7 रंगों पर मुश्तमिल है, यानी 7 रंगों का मजमू है। लेकिन वो 7 रंग नहीं होते, वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होती हैं, और हर फ्रिक्वेंसी जो है वो अपना कलर रखती है, इस वजह से हमें वो नज़र आती है। यहाँ पे स्पेक्ट्रम का वर्ड यूज़ हुआ है। स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ जो है वो रंगों का मजमुआ यानी नक्शा। ठीक है, तो इस वजह से इसको बैंड स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, जो कि रंगों का मजमुआ होता है। थर्ड पार्ट में यही डिस्कस किया गया है कि अगर लाइट जो है वो सेम फ्रिक्वेंसी से आ रही हो, इक्वल स्ट्रेंथ है, तो आपको जो है वो वाइट कलर की लाइट नज़र आएगी। और अगर जो है वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी से लाइट आ रही हो तो आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आएंगे। इसी तरह एग्जाम्पल सनलाइट की है। सूरज की रोशनी जो होती है ये मुख्तलिफ वेवलेंथ से मुख्तलिफ जो है फ्रिक्वेंसीज की आ रही होती है, इस वजह से हमें जो है वो इसमें डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं। यहाँ पे कलर्स की नेम भी मैंशन है, तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंशन थी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है
इस पॉइंट में फोर्थ में ये बताया गया है कि लाइट जो है वो ट्रैवल कैसे करती है और ये एक एंगल से किस एंगल से आती है और किस एंगल्स में जाती है और ये ज़्यादातर कौन सा मीडियम पाथवे जो है वो चूज़ करती है ट्रैवल करने के लिए। ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। सपोज यहाँ पे हम आपके पास एक डायग्राम है, यहाँ पे ए पॉइंट है, लाइट जो है यहाँ से आ रही है, उसके बाद ये टकराएगी इस मीडियम से, टकराने के बाद फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये यहाँ पे ये ऊपर जिसको बी का नाम दिया गया इस पॉइंट को, ठीक है। जब लाइट आपको पता है यहाँ से यहाँ आई तो इसको जो वर्टिकली इसने जो मूव किया है उसको ए का नाम दिया गया, हॉरिजॉन्टली इसको एक्स का नाम दिया गया, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से फिर टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई है जिसको डी माइनस एक्स का नाम दिया गया है, और यहाँ पे हमारे पास जो वर्टिकली है उसको बी का नाम दिया गया है, और नीचे होल को डी का नाम दिया गया है जो कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड का फार्मूला नजर आएगा एल का, इसको जो है वो ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला कैसे आया है देखिए, ए और प्लस एक्स। यहाँ पे ए पॉइंट पर जैसी लाइट आई थी तो यहाँ पे ए था, इसको वर्टिकली ए पे रिप्रेजेंट किया गया है, हॉरिजॉन्टली इसको एक्स का नाम दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आप देख सकते हैं डी माइनस एक्स का नाम दिया गया है, जब ये दोबारा रिफ्लेक्ट होकर दोबारा गई है उसको हम कह सकते हैं डी माइनस एक्स, तो डी माइनस एक्स का स्क्वायर आपने लेना है और ये वर्टिकली मूव किया इसको बी स्क्वायर का नाम देना है। तो इस तरह ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपने करना है अच्छे से क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। नेक्स्ट इसकी डेरिवेशन है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, जो फाइनल फार्मूला है वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म यूज हुई है, इसको समझने के लिए अभी हमने स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में डिस्कस की है जो कि होती है 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, यानी खला में रोशनी की रफ्तार जो होती है वो 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन अगर रोशनी जो है वो किसी मीडियम में से गुजर रही हो या किसी चीज़ से रिफ्लेक्ट हो तो उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है। वो जाहिर सी बात है वो किसी मीडियम में से गुजरेगी या किसी से टकराएगी तो उसकी चेंज जो स्पीड होगी वो चेंज हो जाएगी, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम दिया गया है, ठीक है। इसका फॉर्मूला यहाँ पे है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल, यानी सी रिप्रेजेंट करता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में से है उसको आपने डिवाइड करना है स्पीड ऑफ लाइट मटेरियल में से। अब एक एग्जांपल है, एक प्रिज्म ले, प्रिज्म बेसिकली एक शीशे का टुकड़ा होता है जिसमें से जब लाइट गुजर पास हो जाती है, ठीक है। जैसे वो लाइट वहां से गुजरेगी तो उसको पास होने के बाद गुजरने के बाद की जो रफ्तार है उसको v का नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने से हमारे पास n यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। ये भी याद रखना है आपने कि हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मुख्तलिफ होता है, जिस तरह वाटर है या एयर है वो आई थिंक इनका 1 होता है, तो ये हर मीडियम का जो है ना वो डिफरेंट होता है। और एक और बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब एप्लीकेबल होगा जब लाइट जो है वो ट्रेवल करेगी जो है किसी मीडियम में से। अगर लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम में से तब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ एन आल्सो डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड द डिस्पर्शन। तो ये डिस्पर्शन के आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट कलर्स की जो है वेवलेंथ है जो लाइट है वो ट्रेवल करती है डिफरेंट स्पीड से मीडियम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 6 आ जाता है, इसको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये जो है वो इसमें जस्ट वो उन्हीं को ड्राइव किया हुआ है इक्वेशंस को और फिर वहाँ से फार्मूलाज को जो है वो अखज़ किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 आ जाता है, इसमें जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का आप लफ्ज़ी मतलब ही समझ लें, इंटरनल यानी अंदरूनी लिहाज से जो है वो उसकी टोटल रिफ्लेक्शन हो जाए लाइट की। तो इसको जो है आप देखते हैं इस फिनोमिना में क्या है, जब रोशनी मीडियम से निकल कर ही मीडियम में वापस आ जाए तो उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए जो है वो यहाँ पे नीचे एक डायग्राम आई थिंक होगी, अगर नहीं है तो मैं आपको वैसे समझा देती हूँ। मिसाल के तौर पर वाटर जो है वो इसका मुशाहरा करने के लिए पानी में जो है वो लाइट को रखा गया। अब पानी के नीचे जो है वो लाइट को रखा, जैसी बैटरी को नीचे टॉर्च को रखा गया तो लाइट ने क्या किया कि उस एंगल के बाद यानी किसी एंगल से टकराने के बाद नॉर्मल पॉइंट पे वो बेंड हो गई। तो फिर थोड़े से लाइट को इस तरह एडजस्ट किया गया कि ये ज़्यादा जो है एंगल से टकराए और फिर जो है वो ज़्यादा बेंड हो। तो आप लास्ट में देख सकते हैं यहाँ पे लाइट की पानी के नीचे ही लाइट को रखा गया था तो वो इस एंगल से टकराई और टकराने के बाद दोबारा उसी मीडियम में वापस आ गई। तो इस वजह से इसको कहा गया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी लाइट बाहर तो नहीं निकल रही ना, यानी एंगल से टकराने के बाद दोबारा वापस अपनी उसी हालत में आ गई है, तो इसको कहेंगे टोटल एंगल रिफ्लेक्शन, सॉरी इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे थीटा सी जो है वो एमसीक्यूज में आता है कि थीटा सी इज कॉल्ड दी क्रिटिकल एंगल, ठीक है। थीटा सी को जो है वो क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और यहाँ पे n1 इज इक्वल टू n2 साइन 90 डिग्री। n1 जो है वो इनिशियल मीडियम है, n2 जो है वो जिससे टकराया साइन 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के एंगल से टकराया है। तो
तो इसको हम राइट कर सकते हैं साइन इनवर्स n2 ओवर n1, यानी इसी को रीअरेंज किया है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू आई थिंक 1 होती है, तो साइन का इनवर्स लेकर n2 ओवर n1 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉइंट नंबर 8, जिसमें जो है वो ऑप्टिकल फाइबर का जिक्र है। फाइबर आपको पता है कि बारीक सी, यानी बाल जितनी बारीक जो है वो एक तार होती है जिसमें से रोशनी गुजर सकती है, ठीक है, उसमें से रोशनी गुजर रही होती है। इसमें भी लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तरह ही मूव करती है, यानी जैसी लाइट यहाँ से जाएगी तो क्या होगा, ये ऊपर से टकराएगी, उसके बाद फिर वापस आ जाएगी। हमने यही पढ़ा था ना कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो है लाइट दोबारा वापस उसी मीडियम में आ जाती है। इस तरह जो है वो टकराने के बाद यानी रहती उसी फिक्स मीडियम में ही है। ऐसा नहीं है कि वो बाहर निकल गई फिर अंदर आई, ऐसा नहीं है, वो उस मीडियम में ही आ रहेगी, ऊपर मूव करेगी, फिर उस टकराने के बाद नीचे आ जाएगी। इस तरह ये लाखों मिलियन जो है वो डिस्टेंस कवर करती है फाइबर के जरिए। ऑप्टिकल फाइबर जो है इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर, ये सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको अपनी वर्डिंग बताई हैं यहाँ पे वही चीज़ें मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट आपके लेक्चर नंबर जो है वो 32 है। तो इसमें इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर ये हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप लास्ट में थोड़ा सा देख लें क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं। द लाइट विल कंटिन्यू टू ट्रैवल अलोंग इट, द ग्लास इनसाइड द केबल मस्ट हैव द एक्सीडिंगली गुड कंसिस्टेंसी. If it thicker and thinner in any part, the reflective index will become non-uniform. A lot of light will get lost. ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो नाउ कैरी थाउजेंड्स ऑफ टेलीफोन कॉल्स इन अ केबल हुज डायमीटर इज ओनली अ लिटिल बिगर देन अ ह्यूमन ईयर। वो मैंने आपको बता दी कि इसका इतना छोटा डायमीटर होता है कि इंसानी कान से भी, कि ये जो है ना वो थाउजेंड्स टेलीफोन को भी ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो है वो आप उसमें ट्रैक कर सकती हैं। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 32 की तरफ चलते हैं। इंट्रैक्शन ऑफ लाइट विद मैटर, यानी जब रोशनी जो है वो किसी मीडियम से मैटर से टकराती है, टकराने के बाद वो अपना रास्ता तब्दील कर लेती है। कौन सी उसकी 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हम देखते हैं इधर इस लेक्चर्स में। हमने यही चीज़ डिस्कस करनी है। सबसे पहले हमारे पास जो है एमिशन आ जाता है। एमिशन का मतलब होता है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एमिशन का मतलब होता है खारिज करना, एग्जिट करना। तो मैटर रिलीज एनर्जी एज अ लाइट, यानी कोई भी मैटर है वो ज़्यादा अगर हीट अप हो जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होने लग जाता है, ठीक है। अगर हम उसको टेम्परेचर उसको प्रोवाइड कम करें तो वो ठंडा होने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि वो मैटर, जो भी चीज़ है मैटर है, वो एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है एज अ लाइट की सूरत में। नेक्स्ट है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन जो है वो एमिशन का बिल्कुल ऑपोजिट है। अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जज़ब करना। मैटर टेक्स एनर्जी फ्रॉम लाइट, यानी लाइट से जो है वो एनर्जी लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी प्लेट है, आप उसको धूप में रखें छत पे, तो वो आप कुछ टाइम बाद देखेंगे फुल हीट अप हो रही होगी। उसकी रीज़न यही है कि उसने कुछ लाइट जो है वो एनर्जी अपने अंदर अब्जॉर्व की है, जिसकी वजह से वो हीट हो गई है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि गुजर जाना। मैटर अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट, जैसे कि एक कागज़ का आप टुकड़ा लें और एक साइड से उसमें लाइट पास करें, तो आप देखेंगे कि वो कागज़ का टुकड़े में इसकी दूसरी तरफ भी लाइट जो है वो गुजर कर आपको नज़र आएगी। यानी लाइट जो है कुछ इस तरह के मैटर्स होते हैं, चीज़ें होती हैं जो कि अपने अंदर से लाइट को गुजरने देती हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन। नेक्स्ट आ जाता है रिफ्लेक्शन। इसका मतलब जो है नाम से ही पता चलता है कि टकरा कर वापस आ जाना, यानी मैटर रिपेल्स लाइट इन अनदर डायरेक्शन। तो क्या होता है कि ऐसे मीडियम भी होते हैं कि लाइट उससे टकराने के बाद जो है उस एंगल से फिर अपना दूसरा एंगल चेंज कर लेती है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तो ये ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन के ये दोनों आपस में बिल्कुल अपोजिट है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आ जाता है। सेकंड पॉइंट में उसने ये बताया कि किसी भी मैटर में से लाइट कैसे खारिज होती है। फॉर एग्जांपल एक टंगस्टन बल्ब है जो कि आपने देखा होगा, इसको जब हीट किया जाता है तो उसमें से जो है कुछ रोशनी निकल रही होती है। यानी अगर टेम्परेचर उसको 800 डिग्री पर दिया जाए तो ये जो है वो हमें रेड कलर का नज़र आने लगता है। और अगर जो है वो 2500 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर कर दिया जाए तो इसका येलोइश वाइट कलर नज़र आता है। यानी 800 डिग्री पे आपने यहाँ पे याद रखना है कि टंगस्टन बल्ब का जो 800 डिग्री पे कलर होगा वो रेड हॉट होगा, और जो हमारे पास 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पे है वो येलोइश वाइट होगा, ठीक है। और इसके अगर टेम्परेचर हम 800 डिग्री से कम करें तो हमें जो है वो इंफ्रारेड लाइट यहाँ से खारिज होंगी। इंफ्रारेड लाइट्स ऐसी लाइट्स होती हैं जो कि हमें आम आँख से नज़र नहीं आती। ये भी डिफरेंट कलर्स की इमिट तो खारिज तो हो रही होती हैं लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। तो बट नॉट आइज कैन नॉट सी दिस काइंड ऑफ इमिशन जो है इसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो कंटिन्यूसली खारिज हो रही होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है द स्केल ऑफ टेम्परेचर इज शोन इन डिग्री केल्विन टू कन्वर्ट फ्रॉम सेंटीग्रेड टू केल्विन सिंपली एट द 273। इसको हम जरा नेक्स्ट देखते हैं।
इस ग्राफ में वही सारी चीज़ें मेंशन है कि जब टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया जाता है तो रेड हॉट हो जाता है। अगर टेम्परेचर 8000 केल्विन पे दिया जाए तो उसका ये आपको जो लाइन नजर आ रही है ये इसका ग्राफ है। इसी तरह जो है यहाँ से इंफ्रारेड, रेड लाइट्स, विजिबल लाइट्स और अल्ट्रा वायलेट जो है वो रेस खारिज होती हैं या वेवलेंथ निकलती हैं। तो बस यह जो अभी हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं वही सारी चीज़ें उन्होंने अगेन यहाँ पे आपको ग्राफ बनाकर रिप्रेजेंट की है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 3 आ जाता है। इसमें जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का उन्होंने कहा है कि ब्लैक बॉडी इसके दौरान जो है वो अभी हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में स्टडी किया है कि ये जो है वो क्यों खारिज होती है, इसकी रीज़न क्या है। क्योंकि जब बॉडी को हीट अप किया जाता है ना तो उसके बॉडी के अंदर जो है एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एटम्स के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, हरकत में होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। जैसे ही हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वो वाइब्रेट करेंगे यानी रैंडम मोशन करेंगे वहाँ से जो है वो लाइट खारिज होगी। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से एटम्स भी आपस में वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे जिससे जो है वो लाइट इमिट करेगी। या तो फिर इसके दौरान जो है रेडिएशन के दौरान जब एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स जो है मूवमेंट कर रहे होते हैं या तो इसके दौरान वो एनर्जी खारिज करेंगे या एनर्जी जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। तो इसको जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का नाम दिया गया है। ठीक है, एन एम्प्टी बॉक्स विल बी फिल्ड विद ब्लैक बॉडी रेडिएशन। पॉइंट नंबर 4 में आपके पास वेन्स लॉ है। व्हेन यू कैन एक्सपेक्ट अ बॉडी टू इमिट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसका आंसर क्या है कि ओनली फॉर ऑब्जेक्ट दैट इमिट द लाइट, नॉट फॉर दोज दैट मेनली रिफ्लेक्ट लाइट। यानी जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है ये जस्ट उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो कि लाइट्स को खारिज करते हैं, वो जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, उनके लिए नहीं है। नेक्स्ट, द सन एंड अदर स्टार्स ओबे द वेन्स लॉ। वेन्स लॉ किस तरह ये ओबे करते हैं? सिंस द गैसेज आर दैट आर कंपोज्ड ऑफ इमिट रेडिएशन दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद द अदर मटेरियल। वेन्स लॉ allows the astronomers to determine the temperature of a star। वेन्स लॉ के मुताबिक जो है एस्ट्रोनॉमर्स भी स्टार्स का टेम्परेचर जो है वो मेजर कर सकते हैं। बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ विच इज स्टार इज ब्राइट इज रिलेटेड टू इट्स टेम्परेचर। क्योंकि वेवलेंथ जो है वो जितनी वेवलेंथ से स्टार ब्राइट कर रहा होता है वो उसकी टेम्परेचर से रिलेट होता है। तो ये बेसिकली वेन्स लॉ था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 है, इसमें स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को डिस्कस किया गया है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के मुताबिक इसकी जो इक्वेशन है ये आपने याद रखनी है, P इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 है। यहाँ पे सिग्मा जो है ना वो एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको दी गई है 5.67 मल्टीप्लाई 10 पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर K की पावर -4। इसको आपने अच्छे से याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 आ जाता है। इसमें आपके पास एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल आपको पता है कि आपके पेपर में नहीं आने, आपके पेपर में जस्ट आपका MCQs पार्ट यानी ऑब्जेक्टिव आएगा। और थोड़े से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, जो भी आपको जो है मुश्किल यहाँ पे हो रही हो, समझ ना आ रही हो तो आपको मैथ्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इसलिए जो है मैं जल्दी रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगी। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है वो आखिर पेश क्यों किया गया था? इसकी रीज़न ये थी कि अगर हम किसी भी बॉडी को या मैटर को टेम्परेचर देते हैं ना तो उसमें से लाइट खारिज होती है। तो अब जो लाइट खारिज होती है ना तो हमने इसकी पावर या एनर्जी को मालूम करना था। मालूम करने का जो फाइंड करने का जो तरीका था वो स्टीफन बोल्ट्जमैन ने दिया था। तो इस वजह से इसको उसी के नाम से जो है वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ करार दिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो है पॉइंट नंबर 6 है, इसको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल ही है और न्यूमेरिकल जो है वो आपके पेपर में नहीं आने। याद रखिएगा कि आपके पेपर में जस्ट MCQs आएंगे, जो सब्जेक्टिव है वो नहीं आएगा। फिजिक्स 101 के जो है अभी ये थोड़ी सी चेंज हुई है स्कीम की, वो जस्ट जो है आपको एज अ ऑब्जेक्टिव पार्ट दे रहे हैं, सब्जेक्टिव पार्ट नहीं दे रहे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 आ जाता है जिसमें हमारे पास है एमिशन स्पेक्ट्रम। तो मैं इसको अपनी वर्डिंग में आपको बता देती हूँ। कोई भी बॉडी होती है जब ज़रूरी नहीं है कि वो लाइट को ऑब्जर्व करे, इमिट करे, वो लाइट को ऑब्जर्व भी कर सकती है। जब कोई भी मैटर लाइट को ऑब्जर्व करते हैं या उसको इमिट करते हैं लाइट को, तो उसमें से कुछ रेडिएशंस खारिज होती हैं। जब रेडिएशंस खारिज होंगे तो आपको पता है कि हमें डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं। तो ये सारा जो है वो यहाँ पे मेंशन है, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। The above was a black body radiation where the emitted light has a continuous spectrum, but if a gas or identical atoms is excited by some mechanism, the only few are discrete wavelength are emitted। यानी ज़रूरी नहीं है कोई सॉलिड सरफेस से ही लाइट को अब्जॉर्व करती है, इमिट करती है। जो गैसेस होती हैं वो भी लाइट को इमिट्स या अब्जॉर्व करती हैं, क्योंकि गैस जो है के अंदर एटम्स होते हैं और एटम्स के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में एटम्स टकराएंगे तो रेडिएशन खारिज होंगी जिससे फ्रिक्वेंसी पैदा होगी और इससे हमें जो है वो डिफरेंट लाइट्स के स्पेक्ट्रम नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे लेबोरेटरी हाइड्रोजन गैस लैम्प्स इमिट 3 लाइन्स इन द विजिबल रीजन। ठीक है, ये आपके MCQs में भी आ सकता है।
नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है पॉइंट नंबर 8। इसमें भी यही चीज़ें डिस्कस की गई हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया है। और पॉइंट नंबर 8, 9, 10 ये थोड़ा सा मैं समराइज़ कर देती हूँ क्योंकि वही चीज़ें हैं जो कि थ्योरेटिकल आपको समझाई जाएंगी। यहाँ से जो है वो आपके एमसीक्यूज आने के भी चांसेस कम है, लेकिन आप फिर भी एक बार इसको रीड आउट कर लीजिएगा। मैं आपको अपनी वर्डिंग में इसको समझा देती हूँ। इस पॉइंट में आपको ये वो सारे ही जो अभी प्रीवियस मैंने आपसे डिस्कस किया है वही सारा कुछ डिस्कस किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना आपके माइंड में ये चीज़ अराइज हो रही होगी क्वेश्चन कि हाइड्रोजन या ऑक्सीजन कोई भी गैस है वो किस तरह लाइट को इमिट या ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखें, सनलाइट जो है वो सूरज की रोशनी आती है हमारी इन्वायरमेंट में। आपको पता है कि हवा में डिफरेंट गैसेज मौजूद है। हवा जो होती है वो डिफरेंट गैसेज का मिक्सचर होती है, और गैसेस के अंदर जो है वो एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ही सनलाइट जो है उन एटम्स या इलेक्ट्रॉन से टकराएंगी, यानी गैसेस के अंदर टकराएंगे, तो वो रैंडम मोशन करने लगेंगे। रैंडम मोशन की वजह से उनमें जो है वो फ्रिक्वेंसी चेंज होंगी और फिर वो भी रेडिएशंस को खारिज करेंगी। तो वो हमें अक्सर रेड लाइट्स नज़र आ रही होती हैं, यानी धूप की सूरत में ही, लेकिन हमें जो है वो रेड कलर में नज़र आ रही होती है। तो वो इस ये रीज़न है कि गैसेस जो है वो भी इमिट्स करती हैं, ठीक है। इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, रेनबो की एग्जांपल है। बारिश के बाद जैसे ही सूरज निकलता है तो हमें जो है वो 7 रंग की रेनबो नज़र आती है। उसमें 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं। और रेनबो बनने की वजह ये होती है क्योंकि उस टाइम हवा में नमी होती है, और जब नमी होती है वो उसमें पानी के छोटे छोटे मालिक्यूल्स होते हैं। पानी की छोटी छोटी कतरों की वजह से नमी होती है। उन मालिक्यूल्स में एटम्स होते हैं, और एटम्स के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स हरकत कर रहे होते हैं। जैसे ही जो है वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा कि कुछ जो है रेडिएशन इमिट होंगी। हम कह सकते हैं कि उनकी वेवलेंथ जो है फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमें वेवलेंथ निकलती हुई दिखाई देंगी। तो इस वजह से डिफरेंट कलर्स हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे ऑल द ब्यूटी ऑफ कलर्स वी सी इज ड्यू टू द सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन का वर्ड इसलिए यूज हुआ है क्योंकि सारे मैटर्स या मीडियम मटेरियल्स ऐसे नहीं होते जो कि लाइट को मुकम्मल तौर पर अपने अंदर ऑब्जर्व कर ले। कुछ जो है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं और थोड़ी सी खारिज भी इमिट भी कर देते हैं, इसलिए इसको सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन का वर्ड यूज़ किया गया है। बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैरोटीन है, इज अ लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल है डेट मेक्स कैरेट्स ऑरेंज, टोमेटोज रेड, सर्सन येलो एंड विच ऑब्जर्व्स द ब्लू लाइट। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। इसी तरह क्लोरोफिल है जो कि ग्रीन पत्तों का जो है वो सब्ज रंग होने का जिम्मेदार जो है वो क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की वजह से जो है लीव्स पत्तों का कलर जो है वो ग्रीन होता है, क्योंकि वो विच ऑब्जर्व्स द रेड एंड ब्लू लाइट्स, रेड और ब्लू लाइट्स को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 12 आ जाता है। इसको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि वो डायग्राम के थ्रू जो है वो कितना एंगल बना रहे हैं ये आपको करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट पॉइंट नंबर 13 है, we can design the material crystals or stressed plastic so they have the different or optical properties in the two transverse direction। इनको हम कहते हैं बायफ्रेंक मटेरियल्स। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं। दे आर यूज टू मेक द कॉमन। ये किस लिए यूज किया जाता है? लिक्विड क्रिस्टल्स डिस्प्ले करने के लिए, जिसको एलसीडी, अब ये भी आ सकता है कि एलसीडी जो है किसका एब्रीवेशन है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस का, जो कि जो है वो मोबाइल्स, वॉचेस या मोबाइल फोन्स में यूज किए जाते हैं, ठीक है। Birefringence can occur in any material that possesses the some asymmetry and its structure where the material is more springy in one direction than other। यहाँ से एलसीडी वाला ये इंपॉर्टेंट है और आपको बताना चाहिए बायरफ्रेंजेंट मटेरियल्स कौन से होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर नंबर हमारे पास आ जाता है 33। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, वहाँ से ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको फर्दर गाइड जो है इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। एक और बात कि आप लोग वीडियोस को जो है लेक्चर्स को लाइव सुना करें और स्टूडेंट्स इनको डाउनलोड ना किया करें, क्योंकि यही एक चीज़ होती है जो कि हमें जो है वो वास्ट टाइम देती है। और हम आपके लिए इतनी मेहनत करें तो आप भी हमारे थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पांस दें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।